So, hello everyone, I welcome you all to Ice Point V YouTube channel, which is the best way of learning. And today we will discuss about some important aspect and key highlights of the Hindu newspaper. So, बात करें फ्रेंड्स यदि आज के उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है, तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे। और जिन भी आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो उनके क्या हाईलाइट को, उनके बेसिक एस्पेक्ट को आज के सेशन के अंतर्गत हम सभी आपके सामने उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नजर डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पर। यदि बात करें एडिटोरियल पेज का, तो एडिटोरियल पेज में काफ़ी कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें हम लोग समझेंगे अ मेनी चैलेंज फॉर WTO। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा जिसमें WTO के बारे में चर्चा है। साथ ही साथ एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है फूड सिक्योरिटी पे, तो फूड सिक्योरिटी के बेसिक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और ये हो गया हमारा एडिटोरियल पेज का आर्टिकल। और यदि ओवरऑल पिक्चर की बात करें कि हमें आज किन किन आर्टिकल पर डिस्कशन करना है और उनके की हाईलाइट्स को समझना है, तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे। तो पहला जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा कोवैक्सीन के ऊपर। इसका फेज 1 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इस पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन आई हुई है, इसको आप लोग तैयार रख सकते हैं। साथ ही साथ चैलेंजेस फॉर WTO, जिसको हमने अभी आपको एडिटोरियल पेज में दिखाया, इस पर हम सभी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी के बारे में लगातार आर्टिकल्स आते हैं इंडिया के सापेक्ष में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको हम समझेंगे। इसके बाद SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग आई है, वो हमारे लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ वैक्सीन हेजिटेंसी यानी कि वैक्सीन को लेने के लिए जो हेजिटेशन हो रही है लोगों के अंदर, इस पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन आई हुई है, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ CMS01 यानी कि CMS01 ये क्या है, ये आपको इस सेशन के अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। तो पहला जो आर्टिकल हमारा फ्रेंड्स है वो है कोवैक्सीन फेज 1 ट्रायल सो प्रोमिसिंग रिजल्ट। तो जो कोवैक्सीन का जो फेज 1 का जो ट्रायल था, इसका जो रिजल्ट है वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, अर्थात जैसा इससे अपेक्षाएं की जा रही थी वैसा इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा कि फेज 1 रिजल्ट शो दैट कोवैक्सीन COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स इज सेफ, it was well tolerated in all dose groups and generated a robust immune response according to the result released in preprint पेपर टाइटल ऑफ फेज 1। मतलब ये आपको तैयार रखना होगा कि जो वैक्सीन SARS-CoV-2 के लिए बनाई जा रही थी BBV152, ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन के द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन के द्वारा, और ये जो वैक्सीन है इसका फेज 1 ट्रायल जो है कंप्लीट हो चुका है और ये प्योरली सेफ है। तो यही इन्फॉर्मेशन इस वाले आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही थी। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट की, तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है द मेनी चैलेंजेस फॉर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसके लिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं और ऑलरेडी इस पेंडेमिक के कारण और भी ज़्यादा जो इसके लिए चैलेंज जो है टफ होता जा रहा है। यानी बात करें कि इसमें जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, अर्थात जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल या DG जो होने वाले हैं, इलेक्ट किए जाने वाले हैं, वो एक महिला होंगी, यानी वो एक वुमेन होंगी। और ये कैसे कही जा रही है वुमेन ही होंगी, क्योंकि जो बेसिकली जो दोनों कैंडिडेट उठे हुए हैं, मतलब कि प्रकार से इलेक्टेड होने वाले हैं, दोनों ही वुमेन से। यानी कि जो पहली है वो है नाइजीरिया से। कहाँ की हैं? पहली जो पोस्ट है वो नाइजीरिया से है और दूसरी जो है साउथ कोरिया से। ये दोनों लोग वुमेन्स हैं, तो अर्थात इन्हीं दोनों लोगों में से कोई एक इलेक्ट होके आएगा, अर्थात जो भी होगा वो वुमेन्स की ही सीट होगी। और साथ ही साथ जो भी डायरेक्टर जनरल इलेक्ट होके आएगा उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस टास्क देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो अस्थिरता पूरे विश्व में छा गई है। WTO की बात करें तो WTO जो है एक विश्वव्यापी संस्था है, और जो कि विश्वव्यापी संस्था है तो इसको जो समस्याएं हैं इस पेंडेमिक के कारण, उसकी जो फंक्शनरीज हैं, जो वर्क है, वो और भी ज़्यादा टफ हो गए हैं। तो उन्हीं चीज़ों की बात इस पूरे आर्टिकल में कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, एक बात और हमें समझना है कि WTO क्या है, थोड़ा इसके बेसिक एस्पेक्ट को हम सभी समझते हैं। तो बात करें यदि WTO की, तो WTO जो है एक बहुपक्षीय संस्था है, मल्टीलेटरल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करती है। इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका जो बेसिकली बात करें हेड क्वार्टर की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और इसमें फ़िलहाल वर्तमान समय में 164 देश हैं। इसमें वर्तमान में कितने देश कंक्लूड हैं? तो वो है 164। ये बेसिक एस्पेक्ट आपको याद होने चाहिए। तथा
बात करें इसके फंक्शंस की, तो डब्ल्यूटीओ जो है देशों को विकसित करने में मदद करता है, यानी कि डेवलप कंट्री, कोई भी शोषित देश है या किसी भी प्रकार का अगर कोई कंट्री है तो उसको डेवलप और डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ विश्व व्यापार जो संगठन है शक्तिहीन देशों की क्या बन सकता है आवाज़, और विश्व व्यापार जो संगठन है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकता है। और विश्व व्यापार संगठन जो है इसका एक प्रमुख फंक्शनलिटीज की बात करें तो शांति एवं स्थिरता में भी ये योगदान कंट्रीब्यूट कर सकता है। बात करें इसके बेसिक हिस्ट्री की, तो सिल्क रोड की शुरुआत से लेकर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT, यानी कि ये सबसे पहले जो संस्था थी ये GATT के नाम से थी, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन WTO में हो गया। ये बेसिक एस्पेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि GATT का ट्रांसफॉर्मेशन WTO में हो गया, तथा WTO के उद्भव के समय से व्यापार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने और राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः यह और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें 1947 में जेनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी 1948 को लिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ, और GATT यानी कि 1947 को समाप्त कर दिया गया, जो कि 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और WTO ने GATT को 1994 के रूप में इसके प्रावधानों में संरक्षित रखा और माल व्यापार संचालित करना जो है फिर से जारी रखा। तो ये आपको बेसिक एस्पेक्ट इसके याद होने चाहिए। तो आई होप आप WTO के बेसिक एस्पेक्ट को समझ चुके होंगे, इसके एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हेडक्वार्टर तक और इसके बेसिक हिस्ट्री को। अब बात करें इसके चैलेंजेस को, तो आप यदि इसको रीड करते हैं तो इसके मेनी चैलेंजेस को समझ सकते हैं, क्योंकि जो कोविड-19 के कारण जो व्यापार पूरी तरह जो डिस्टर्ब हुआ है पूरे वर्ल्ड का, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और साथ ही साथ जो 164 देश हैं उनको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी WTO से अलग होने के लिए बार बार प्रोत्साहन एक्साइटमेंट दिखाती है। जैसे USA है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो बार बार WTO से अलग होने के लिए बात करती हैं, तो ये इसकी अस्थायित्व के लिए भी खतरा दिखने को मिल जाता है। और कोविड-19 की बात करें तो उसने पूरी तरह अनेक प्रकार के चैलेंजेस को क्रिएट करके रखा है, तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना WTO के लिए एक बेहतर चैलेंज के रूप में उभर के सामने आता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल में लिखा है द लॉन्ग रोड फॉर फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें वो भी इंडिया के लिए, तो इसके लिए लंबा रोड है, यानी कि बात करें कि लंबा सफ़र अभी भी भारत को तय करना है, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडियाज हंगर लेवल आर अलार्मिंग। देखिए अगर बात करें हंगर की, तो अभी हाल ही में इंडियाज का जो मेल न्यूट्रिशन लेवल है आर ऑलमोस्ट ट्वाइस द लेवल ऑफ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। जो अफ्रीकन कंट्री है उनसे लगभग इसका जो हंगर लेवल है वो ट्वाइस है। और जो GHI की इंडेक्स 2020 की आई थी, यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें आपका एक बेसिक एस्पेक्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 2020 की जारी की गई है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो 94th रैंक आई है, जिसमें लगभग 107 देशों के बीच सर्वे हुआ था और उसमें 94th रैंक इंडिया की आई है, जो कि अपने आप में काफ़ी कंसर्नेबल है, सोचनीय विषय है। और ये जो रैंकिंग भारत की आई है वो दिखाती है कि वो जो बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो इसके पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, इन सबसे भी पीछे उसको दिखा रहा है। इस पे भी बेसिक थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हुए इस रिपोर्टिंग पर भी पिछले दिनों आर्टिकल आए थे, तो हमने उसको भी डिस्कशन किया था। अब बात करें आगे फूड सिक्योरिटी की बात करें तो लगभग भारत की UNFAO यानी जो यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 194 मिलियन जो हैं लोग हंग्री एवरीडे इन इंडिया। लगभग भारत में हर दिन 194 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ही डाटा है जिसको आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ कंपैरिजन अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड अंडर नरिशिंग, लगभग 23% जो है अंडर नरिशिंग पॉपुलेशन भारत में रहती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने में आप में
फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिकली कंसर्न दिखाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फूड की सबके लिए सिक्योरिटी को और फूड राइट सबके लिए डिक्लेयर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है कि यह राइट टू लाइफ है, यह जीवन जीने का अधिकार, ये सबको प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि भारत में जो आज़ादी के लगभग 73 साल हो गए, भारत की आज़ादी के 73 साल हो गए, और अभी भी लगभग उस वक्त क्या कंडीशन रही होगी, बड़ी मेहनत से हम समझ रहे हैं कि उस वक्त की हिस्ट्री को आप लोग जानते होंगे, इंडिया ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस किया है, लेकिन फिर भी जो फूड सिक्योरिटी की अगर बात आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आती है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है अभी ये बताती है कि उसको और भी ज़्यादा प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट उसकी स्थिति में चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब देखिए, अगर भारत की इंडिया जो प्रोड्यूस करता है मोर देन द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड फीड ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, तो जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या है उसकी जनसंख्या से अधिक, मतलब जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरी जो आबादी भारत की है, उस आबादी की जो रिक्वायरमेंट है फूड की, उससे कहीं ज़्यादा वो प्रोड्यूस करती है। किसकी बात की जा रही है? भारत की। लेकिन फिर भी हंगर इंडेक्स भारत में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट जो सिस्टम है, इसका जो सिस्टम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। तो इसी के संदर्भ में दिखा रहा है कि लगभग जो फूड ग्रेन्स है 18-19 का जो प्रोड्यूस किया गया, 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद द कंट्री रैंक फर्स्ट इन मिलेट्स एंड सेकंड राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। हर चीज़ दिखा रहा है कि बेहतरीन मात्रा में प्रोडक्शन होता है। इंडिया कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके कारण उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर स्ट्रगलिंग इकोसिस्टम की बात करें तो जो डाटा रिलीज किया गया उसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, तो उसने ये कहा कि लगभग 62,000 जो टन है फूड ग्रेन वेयर डैमेज इन फूड को कॉरपोरेशन इंडिया वेयर हाउस बिटवीन द 2011 एंड 17। तो लगभग 2011 से 17 के बीच जो फूड ग्रेन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो वेयर हाउस है जहाँ पे रखा जाते हैं, वहाँ पे लगभग 62,000 टन जो है फूड डैमेज हो जाते हैं। तो ये कहने अपने आप में कंसर्न का विषय है। और बात करें 16-17 की बात करें तो ओवर 86,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वेयर लॉस्ट। लगभग 86,000 टन फूड ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? लास्ट हो जाते हैं। और ये किसी को मिलते तो अपने आप में जो ये फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं रहती। अब देखिए, इसके लिए 2 सिस्टम बताए जा रहे हैं कि जो मतलब जो भी समस्याएं हैं, मतलब कि फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इस समस्याओं को इंश्योर करने के लिए इंडिया फूड सिक्योरिटी को 2 प्रोंग्ड पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट जो है मस्ट इंश्योर रिम्यूनरेटेड प्राइसेस फॉर्म प्रोडक्ट्स फॉर दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी मेड अवेलेबल। तो मतलब MSP को जो है फिक्स किया जाए और अन्य सभी वस्तुओं के लिए भी फिक्स किया जाए, जिससे वो किसान जो है उस चीज़ को परचेज करे और उसको मतलब सेल करे। सेल करके बाद उसकी जो आवश्यक वाली जो चीज़ें हैं उसको वो परचेज करे। और बात करें अगर सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ क्रूशियल दैट इंडियाज़ इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो इंडिया को सबसे पहली बात तो ये है कि MSP को पे विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, इन दोनों पे बेसकर इंडिया को फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो अन्नपूर्णा जैसी स्कीम थी उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें क्या होता था कि जो 65 वर्ष से नियर अबाउट जो पर्सन थे, अगर उनको कोई भी मतलब पेंशन नहीं मिलती, कोई जीवन बीमा नहीं है, तो उनको क्या होता था 10 किलो जो है ग्राम्स फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर मंथ, उनको हर महीने लगभग 10 किलो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो ये सारे एस्पेक्ट फूड सिक्योरिटी को लेके राइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड संबंधित जो समस्याएं भारत में क्या क्या है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो पहली न्यूज़ जो है एम्स साइंटिस्ट फाइंड लीड इन मिल्क सैंपल इन इलियोरू। तो आंध्र प्रदेश में जो पिछले दिनों एक समस्या उत्पन्न हुई थी उसको आप लोग ने न्यूज़ के माध्यम से समझा था। उसमें पिछले दिनों कुछ और बताया गया था, और आज जो कल की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि जो मिल्क सैंपल मिला है उसमें क्या था? लेड था, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती थी। तो इलियोरी जो टाउन है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे जो समस्या हो रही थी ये मिल्क में लेड पाए जाने के कारण ये समस्या देखने को मिल रही थी। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें जो है भारत के द्वारा ये कहा गया कि फार्मर प्रोटेस्ट पार्ट ऑफ UK पॉलिसीज बिकॉज ऑफ डायस्पोरा। तो जो भारत में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें, तो उसमें UK
की बात करें तो यूके की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे मान लीजिए विदेशों से भी ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि मतलब ये समस्या आप सरकार को इस पे सुनना चाहिए या जो भी है। तो इस पे फिर से वही बात कही गई कि ये हमारा जो है इंटरनल इशू है। इसको क्या है, ये हमारा इंटरनल इशू है। और भी मतलब कि अनेक प्रकार की वार्तालाप हुई क्योंकि ये बातें विदेशियों के द्वारा क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो विदेश कनाडा की बात करें या फिर यूके की बात करें या फिर किसी भी देश की बात करें तो वहाँ पे भारतीय प्रवासी भी डायस्पोरा मतलब होता है प्रवासी, तो प्रवासियों के कारण ये सारे स्टेटमेंट बार बार आ रहे हैं। क्योंकि भारत की भी कुछ आबादी लगभग विदेशों में रहती है और वहाँ के जो जैसे मान लीजिए सिख समुदाय की बात करें तो कनाडा में बहुत सारे सिख अच्छे पदों पर भी स्थापित हैं, गवर्नमेंट में भी शामिल है। तो वहाँ से लगातार ये प्रेशर बनता है। तो वहाँ गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से ये बातें कहती है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट जब ऐसे सुनती है तो वो बताते हैं बिल्कुल इस पर डील होगा, लेकिन ये हमारा इंटरनल इशू है। तो ये बातें भी हमें देखने को मिल जा रही है। बात करें नेक्स्ट की, इस आर्टिकल में हम देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि इंडिया गोज डाउन टू 2 रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपको प्रीलिम से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका हो जाता है। और इसमें ये कहा गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 2 रैंक्स और भी ज़्यादा फॉल आउट हुई है। अर्थात इसमें आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न देशों की जो रैंकिंग है वो आपकी दिखा रहा है और ये 18 के बाद कैसे चेंज हुई, इन सब चीज़ों को आप रेट कर सकते हैं। और भारत की बात करें तो 131वां रैंक है और 131वां रैंक जो है 2 रैंक और उसका घटा गया, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 133वां रैंक भारत का था। इसीलिए लिखा गया है माइल्स टू गो, क्या करना है भारत को भी और भी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्क करना है। क्योंकि इंडिया ड्रॉप्ड 2 रैंक्स इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिस ईयर स्टैंडिंग 131 आउट ऑफ 189 कंट्री। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना होगा कि जो रैंकिंग हुई इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, कितने देशों पे किया गया था। तो 189 देशों में, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 131वां, भारत जो है 131वें स्थान पे है और 2 रैंक से वो फॉल आउट हुआ है। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें एक यूनिक वर्ड यूज हुआ जिसका नाम वैक्सीन हेजिस्टेंसी। हेजिस्टेंसी वाला होता है हिचकिचाहट, यानी कि स्टडी जो है वार्न कर रही है कि वैक्सीन का, जैसे मान लीजिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, अब इसके बाद बहुत सारे लोग इसको लगवाने से भी इनकार कर रहे हैं। क्योंकि अनेक प्रकार के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन का ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये उसका री इन्फेक्शन हो रहा है, और भी बहुत सारे मतलब कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड-19 से वो व्यक्ति नहीं बच पा रहा है, या अनेक प्रकार की बातें देखकर मेंटेलिटी जो है लोगों की चेंज हो रही है। तो इसको भी कहीं न कहीं अपने आप में मेंटेन करना एक गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी चीज़ को लेते हुए एक नया वर्ड जोड़ा गया जिसका नाम है वैक्सीन हेजिस्टेंसी। और वैक्सीन को लगवाने के लिए जो चुनौती है उसी को बेसिकली वैक्सीन हेजिस्टेंसी के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसमें ये लिखा गया है कि पाक अप्रूव्स केमिकल कस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। तो ये आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में पहले होता भी था और फिलहाल जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दे दिया है कि अगर कोई भी सेक्स ऑफेंडर्स है तो उस पर क्या होगा, मतलब कि केमिकल कस्ट्रेक्शन होगा। यानी कि आप लोग इसको समझ सकते हैं, इस चीज़ को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च टुडे। आज 3:41 पे जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जिसका नाम होगा CMS-01। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पूछेगा कि CMS-01 ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कैसी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है विल लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ऑन बोर्ड ऑन PSLV C50। तो जिस व्हीकल से लॉन्च की जाएगी उस व्हीकल का नाम होगा PSLV C50। इससे लॉन्च किया जाएगा क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम होगा CMS-01। इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वो भी थर्सडे को 3:41 पे। तो फ्रेंड्स आई होप आज के जितने भी आर्टिकल्स थे आप उसको समझ चुके होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो यदि फ्रेंड्स द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन के देखें तो राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन फूड सिक्योरिटी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है कि आप सभी लोग फूड सिक्योरिटी पे अपने सभी एस्पेक्ट, अपने सभी विचार को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। और यदि चाहते हैं कि इसका आंसर मैं खुद प्रोवाइड कराऊँ तो आप हमारे बेस्ट टेलीग्राम चैनल IS पॉइंट से जुड़ सकते हैं और उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसके सभी आंसर आपको उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।